हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये हमारे पास साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे सी टेट में पूछा जाता है और आपके पास टेट में भी आता है या फिर जेबीटी टीजीटी अगर कमीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, ये हमारा फोर्थ एनसीएफ है, यानी कि एनसीएफ 2005 से पहले भी हमारे पास 3 और एनसीएफ थे। सबसे पहला जो एनसीएफ था वो था हमारे पास एनसीएफ 1975, ये हमारा फर्स्ट एनसीएफ था। नेक्स्ट जो सेकंड एनसीएफ हमारा बना था यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमारे पास था 1988। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड एनसीएफ की, वो हमारे पास था 2000 यानी कि एनसीएफ 2000। और फोर्थ एनसीएफ जो हमारा बना वो हमारा है एनसीएफ 2005 जो कि आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा सारा का सारा। अगर हम इस एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसका जो मेन हेड है, मुख्य जो है, वो हमारे पास प्रोफेसर यशपाल है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे कि एनसीएफ 2005 के हेड कौन है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। एनसीएफ 2005 के हेड हमारे पास प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट मेन बात जो आपका एनसीएफ 2005 है किसके ऊपर बेस्ड या मेन टाइटल क्या है इसका, तो एनसीएफ 2005 का मेन टाइटल है आपके पास लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि अधिगम बिना भार के। एनसीएफ 2005 में हमारे पास मेन यही बात की गई है कि हमने जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको किस करिकुलम के थ्रू पढ़ाना है, कौन से बेस्ट मेथड का यूज़ करना है, आपकी एजुकेशन टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, इस सब के बारे में बात की गई है। हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है करिकुलम और मेन यहाँ पे रहता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। आखिर जो मूल्यांकन है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, हम बच्चे को एजुकेशन किसके ऊपर बेस्ड देंगे, ये सब चीज़ें इसमें बात की गई है। इसके आपके पास कुछ 5 मुख्य सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल। वैसे तो हमारे पास एनसीएफ 2005 के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट मेन टोटल हमारे पास 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आपका पूरा एनसीएफ बिल्कुल बेस्ड है कि किस तरीके से हमने बच्चे को कराना है, कौन से मेथड्स का यूज़ करना, कौन सी इवैल्यूएशन का यूज़ करना और बच्चे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ को डेवलप करना, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। एनसीएफ 2025 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने एक रिकॉर्डेड बैच को ओपन किया है जिसमें कि हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। जितना भी हमने अभी तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवाया है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन करना चाहता है जिसकी टोटल फीस आपकी 180 है और आपके टोटल सब्जेक्ट जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलके वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइकोलॉजी है, 4 सब्जेक्ट्स। इनके नोट्स प्लस ऑनलाइन क्लासेस और एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स है वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो जहाँ पे कि फिर आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा और रिकॉर्डेड बैच और रिकॉर्डेड क्लासेस साथ ही साथ पीडीएफ्स और नोट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत हमारा है एनसीएफ 2005 का वो हमारा है नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ये मुख्य और पहला सिद्धांत हमारा है कि हमने बच्चे को 4 वॉल्स के अंदर ही उनको कनेक्ट नहीं रखना है, यानी कि क्लासरूम के अंदर ही बच्चे को नहीं रखना, सीमित रखना। उनका जो ज्ञान हम देते हैं वो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प करे, यानी कि जो नॉलेज है वो रियल लाइफ से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर आप आज की डेट में प्राइमरी लेवल या किसी भी स्कूल में जाके देखो तो वहाँ पे अगर प्राइमरी की बात करते हैं ईवीएस, वहाँ पे जो ईवीएस है उसको बिल्कुल बच्चे की लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे वो बिल्कुल बच्चे की लाइफ के साथ जोड़े हुए कि आपके गांव में क्या क्या चीज़ें बनती हैं,
आपके घर में आपके माता जो खाना जल्दी बनाती है, आपके पिता को खाना बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो ज्ञान है उसको उनकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। इससे एक तो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, साथ ही साथ वो अपनी सोसाइटी को भी समझ पाएगा और उसे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, क्योंकि उसकी रियल लाइफ के साथ जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसे और इजीली पता लगेगा। जब आप उसके घर के बारे में बात कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अगर हम फैमिली वाला टॉपिक कराते हैं, आपको पता है ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड एक टॉपिक है। अगर उस फैमिली और फ्रेंड टॉपिक को मिलाए हम उनकी रियल लाइफ के साथ, यानी कि उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट करके उनको पढ़ाए, तो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट होके उसको पढ़ेगा और ज़्यादा मोटिवेट होगा। इसीलिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारा है कि बच्चे की जितनी भी नॉलेज है उसको आउटसाइड के साथ कनेक्ट करके पढ़ाई जाए। नेक्स्ट सेकंड जो सिद्धांत इसका है वो है आपके पास स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रूट सिस्टम, यानी कि पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए। आप देखोगे रोट लर्निंग को हमने यहाँ से बिल्कुल ही हटा देना है। हमारा जितना भी अधिगम होगा वो रोट लर्निंग ना हो करके लर्निंग बाय डूइंग हो या फिर एक्सपेरिमेंटल के ऊपर बेस्ड हो, ताकि कि बच्चा खुद करके सीखे। हम बस बच्चे को कोई भी चीज़ को रटाने का प्रक्रिया ना करें। ईवीएस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे फ्लावर्स के बारे में या फिर अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो टीचर का काम रहेगा जो नॉलेज है वो सोसाइटी के साथ जोड़ के करवाए, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के करवाए, ना कि बस जो बुक में लिखा है उसको ही रटाया जाए बच्चे को। जब हम बुक की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो वो एक रटने की प्रवृत्ति को जन्म देगा, बट अगर बच्चे को ईवीएस एनवायरनमेंट, उसकी सोसाइटी, उसके समाज, उसके वातावरण के साथ मेल जोड़ करके कराया जाए तो बच्चे की जो रटने की प्रवृत्ति है, जो प्रक्रिया है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि जो आपके पास रोट लर्निंग है, जो रटने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया है, उसको किस तरह से हम हटा सकते हैं। तो उसका जो मुख्य इम्पोर्टेंट रहेगा वो पहले वाला सिद्धांत, यानी कि जो बच्चे का ज्ञान है उसको हमने आउटसाइड के साथ कनेक्ट करके करवाना है। ना केवल जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो ही बच्चे को कराना, बल्कि बच्चे की सोसाइटी के साथ अगर आप उसको जोड़ के करवाते हो तो बच्चा हर एक सब्जेक्ट को एक तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और जो हमारा अधिगम होना चाहिए वो हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को करवा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो अर्थ होना चाहिए। कोई भी हम करवा रहे, कुछ भी टॉपिक्स करवा रहे हैं तो हमेशा एज अ टीचर हमारा काम बनेगा हम उसको उनके बच्चे की लाइफ के साथ कनेक्ट करके करवाए, या फिर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड या लर्निंग बाय डूइंग इस वे में करवाए तो बच्चा इजीली उस कॉन्सेप्ट को पढ़ भी सकता है और उसे वो टफ भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जो आपकी रोट लर्निंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर रोट लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, अगर रोट लर्निंग को ख़त्म करना होगा तो मेन काम वही है आपके पास कि बच्चे की लाइफ के साथ जोड़ करके करवाए। चाहे आप मैथ्स करवा रहे हो, इंग्लिश करवा रहे हो, हिंदी करवा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट करवा रहे हो, बस उस सब्जेक्ट को बच्चे की ज़िंदगी के साथ जोड़ करके करवाना है। इस तरीके से रोट लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। बाकी कभी भी पूछा जाता है कि रोट लर्निंग को ख़त्म करने के लिए कहाँ पे बात की गई है, तो ये हमारे पास एनसीएफ 2005 में बिल्कुल बात की गई। बेस्ड है आपका कि हमने बच्चे की रोट लर्निंग को बिल्कुल ही यहाँ पे रिमूव कर लेना है। ये बात आपके पास एनसीएफ 2005 में की हुई है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का वो हमारा है करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, यानी कि आपके पास जो पाठ्यचर्या है वो आपके पास पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। यानी कि आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो हमारा चाहे करिकुलम की बात की जाती है, चाहे टीचिंग मेथड की बात की जाती है, को करिकुलम एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ की बात की जाती है आपके पास, या फिर एग्ज़ाम्स की बात की जाती है, वो सारे के सारे हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। कभी भी आपको दिखता है किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि एक्टिविटी आखिर किसके केंद्रित होनी चाहिए, किसके सेंटर्ड होनी चाहिए, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड।
आपके पास टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आता है, वो भी हमेशा आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसलिए करिकुलम जितना भी पूछा जाता है वो हमेशा आपके पास फ्लेक्सिबल ही होगा। तो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से एक दो बार पूछा गया है पहले, वो आपका था करिकुलम शुड बी डैश, यानी कि जो आपके पास करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए। तो ध्यान देना फ्लेक्सिबल, हमेशा ध्यान देना या तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है लिखा हुआ, या तो फ्लेक्सिबल लचीलापन, ये बात हमेशा ध्यान देना। एक्टिविटी शुड बी, वो भी फ्लेक्सिबल या फिर चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। या फिर आपके पास टीचिंग मेथड, ये भी फ्लेक्सिबल या फिर चाइल्ड सेंटर्ड। कभी भी आपसे इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है, मेथड्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में, या सिंपल करिकुलम के बारे में, हमेशा या तो वो बाल केंद्रित होना चाहिए या तो लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारे पास प्रिंसिपल है NCF 2005 का, मेक एग्ज़ाम मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी कि परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। आपका जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, ये बात हमेशा ध्यान देना। अभी हमने बात की थी एग्ज़ाम्स करिकुलम वगैरह जो भी है, या तो ये आपके पास मोर फ्लेक्सिबल बहुत लचीलापन होगा लिखा हुआ, या तो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है जब भी एग्जामिनेशंस किए जाए स्टूडेंट्स की, बच्चों की, तो वहाँ पे जो इवैल्यूएशन है वो किस प्रकार की होगी। या तो कई बार आपको देखने को मिलेगा CCE, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। या आपके पास होगा होलिस्टिक, यानी कि सर्वांगीण, जिसके अंदर कि आपके होलिस्टिक का मतलब है हर एक तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करना। अब देखो CCE में बात की है आपके पास कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चे का जब भी हम मूल्यांकन करें वो निरंतर हो। आज आप मूल्यांकन कर रहे हो, अगर कुछ सालों तक आप उनके इवैल्यूएट ही नहीं करोगे तो बच्चे की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो बहुत वीक हो जाएगी। मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है बच्चे की लाइफ में, क्योंकि ये एक तो टीचर्स को हेल्प करता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टीचर्स को पता चल जाता है बच्चा कहाँ पे वीक है, किस सेक्शन में वीक है, और फिर जाके टीचर्स उन्हें रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। और आपसे बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया। तो मूल्यांकन हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन आपने देखा ही होगा। और मेन बात हमेशा ध्यान देना, कॉन्टिन्यूस के अंदर आपके पास दो चीज़ आती है, एक आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होती है आपके पास सुमेटिव असेसमेंट। पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूस के सब पार्ट्स या फिर उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एक आपको बताया अभी अभी हमने सुमेटिव और एक है फॉर्मेटिव। और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो ये भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमारे पास स्कॉलस्टिक और दूसरा हमारे पास नॉन स्कॉलस्टिक। अगर स्कॉलस्टिक की बात की जाती है इसमें आता है आपके पास जैसे कि नॉलेज वगैरह को एसेस करना, हमारे जो मेन पार्ट रहता है जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, बच्चे के बारे में जानना। और नॉन स्कॉलस्टिक इसके अंदर आपके पास जैसे कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड इवैल्यूएशन। इसीलिए आपको जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूस भी होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव भी होनी चाहिए। बाकी CC के बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस अभी इतना ध्यान देना, आपके पास जब भी आप बच्चे की इवैल्यूएशन करते हो या फिर एग्जामिनेशन लेते हो, बच्चे के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंडक्ट करवाते हो, तो उस वक्त आप CCE को ही लोगे या फिर आपके पास एक होलिस्टिक इसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। और हमारा जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है वो या तो फ्लेक्सिबल या चाइल्ड सेंटर्ड हो। नेक्स्ट लास्ट और फिफ्थ जो हमारे पास गाइडेड प्रिंसिपल है NCF 2005 का, वो है स्टूडेंट शुड बी प्री प्रिपेयर्ड या फिर प्री प्लान्ड फॉर नेशनल वैल्यूज़। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके मन में पहले से ही राष्ट्रीय मूल्य को डेवलप कर देना, ठीक है। इसके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास एज अ टीचर आप बच्चे में एक नेशनल वैल्यूज़ या फिर उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम को किस तरीके से जागरूक या फिर डेवलप कर सकते हो। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक आंसर रहेगा आपके पास ऑलवेज यूज़ मदर टंग इन अ प्राइमरी लेवल, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करना प्राथमिक स्तर पे।
आपने थ्री लैंग्वेज सिस्टम के बारे में पढ़ा ही होगा, जो कि कोठारी कमीशन में आपके पास बात की गई है। उसमें जो सबसे पहली बात की गई है वो मदर टंग की गई है। जब हम बच्चे को प्राइमरी लेवल में सबसे पहले मातृभाषा के माध्यम से सब चीज़ें सिखाएंगे, तो उसके मन में खुद ब खुद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ जाएगा। क्योंकि जिस राष्ट्र में वो रह रहा है, जिस नेशन में वो रह रहा है, वहाँ की जो मदर टंग रह रही है, उस एरिया की अगर मदर टंग की बात करते हैं हम, अगर उसी के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो एक तो बच्चे की डेवलपमेंट होगी। दूसरी बात, बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होगा, मोटिवेट होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ से, एक तो आपके पास जो करिकुलम होता है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ये हमने बात कर ली थी। बाकी हमारा जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, जिसमें कि मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज और जो हमारी फॉरेनर लैंग्वेज, इन तीनों की बात की गई है। इसके थ्रू हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है, और सबसे पहले जब भी हमें किसी भी बच्चे को एजुकेशन देनी है तो उसे मातृभाषा के रूप में दें, मदर टंग का यूज़ करें। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे की लैंग्वेज स्किल है, जो भाषा कौशल से उनका निर्माण करना, ये सब बातें इसमें कही गई है।